Hi guys, today we are going to discuss about federalism. Okay, so what is federalism? हिंदी में इसको कहते हैं संघवाद, ठीक है ना। तो संघ यानी कि यूनियन। ओके, इसमें क्या होता है देखिए, आप लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि बेल्जियम का एग्जांपल था और एक श्रीलंका का एग्जांपल था। तो बेल्जियम का झगड़ा सुलझ गया था बिना किसी खून खराबे के, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में दिक्कतें आई, क्योंकि क्या था कि जैसे एक तो यूनियन गवर्नमेंट थी, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी, और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी फ्लैमिश रीजन में और वैलोनिया रीजन में, जो रीजनल आपकी पावर थी उनको एक लिमिटेड पावर दी जाती थी, वो भी सेंट्रल की मर्जी पे, यानी कि सेंटर ने जितनी उनको शक्तियाँ दे दी वही उनके पास लिमिटेड रहती थी और उनका एक दायरा सीमित था, ठीक है ना। ठीक है, और ये भी मान लीजिए कि एक इस तरीके का प्रोविज़न भी रहा होगा कि वो सेंटर कभी भी उनसे शक्तियाँ ले सकता है, ठीक है ना, यानी कि वो ऑटोनोमस भी नहीं है। जब तक सेंटर चाहेगा तब तक उनके पास शक्ति रहेगी। तो इस बात को लेकर के ये जो है बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संशोधन हुआ, और उन्होंने उस जो प्रॉब्लम थी उसको फिर से विदाउट एनी ब्लडशेड सॉल्व कर लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बिना किसी खून खराबे के जो है आप बड़े बड़े नेशनल देश के लेवल पे जो है, भले कि आपको देश छोटा हो बड़ा हो, आप उसको सुलझा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जो कि उमूमन देखने को नहीं मिलती है। और दूसरा झगड़ा जो कि हमने श्रीलंका में देखा था, तो वहाँ पे क्योंकि सेंट्रलाइज पावर थी और बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी, और वो एक कम्युनिटी के लोगों को, यानी कि तमिल श्रीलंकन से उनको बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते थे और इक्वलिटी का दर्जा नहीं देना चाहते, जबकि वो चाहते थे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें हमारा जो है एक स्वायत्ता हो, एक ऑटोनॉमी बनी रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके के झगड़े सिर्फ बेल्जियम या श्रीलंका में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कोई दुनिया में तो सारे देश आ गए, तो किसी का नाम क्यों लिया जाए, ठीक है ना, क्यों उसको बदनाम किया जाए। ओके, तो जैसे आप लोगों ने सुना, अब थोड़ा सा फेडरलिज्म समझ लीजिए, दुनिया का फेडरलिज्म क्या है और हमारे इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, वो देख लीजिए। तो आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारी पॉलिटी की बुक है या आप देखेंगे उसमें लिखा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों से मिलकर के बना है, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अगर ये वाला होता तो थोड़ा सा एक अमेरिका वाली फीलिंग आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाली, ठीक है ना, तो लगता है कि न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो मुझे देशद्रोही मत कहने लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं कि अमेरिका में इंडिया के लोग नहीं रहते हैं और वो गर्व महसूस करते हैं, ठीक है ना। जैसे कमला हैरिस वहाँ की जो है अभी हाल फिलहाल में वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो हम लोग उनको भारतीय कह करके बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, हालांकि उनके दादा परदादा बहुत पहले यहाँ से छोड़ के चले गए थे। खैर, आज इस मुद्दे पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इंडिया आप लोगों ने देखिए, इसमें एक होता है जो फेडरलिज्म में क्या होता है कि आपका कई देश एक साथ आते हैं, कमिंग टुगेदर टू फॉर्म फेडरेशन, और होल्डिंग टुगेदर टू फॉर्म फेडरेशन, एक आपका कमिंग टुगेदर होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, वो कमिंग टुगेदर टू फॉर्म फेडरेशन है, यानी कि वहाँ पर जब 1774 में आपका यूएसए, यानी कि यूएसए की ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी जब ब्रिटेन से आज़ाद हुए, यानी कि वहाँ पे ब्रिटेन का शासन था, और जब एक रेवोल्यूशन के बाद वो आज़ाद हुए, एक लंबी लड़ाई के बाद, तब उन्होंने जो भी मान लीजिए कैलिफोर्निया है और आयोटा है और जो भी मतलब उनके फ्लोरिडा वगैरह जो भी स्टेट्स हैं, वो सारे एक साथ में एक मंच पे आए और उन्होंने अपना जो है एक यूनियन बना लिया, ठीक है, ताकि एक मार्केट रहे कॉमन, हम लोग एक साथ मिल करके रहे, क्योंकि हमारा मकसद ही एक ही था, ठीक है ना। इसके तहत उन्होंने अपना बना लिया, लेकिन उसमें क्या था कि मैं देखिए इसमें ये चीज़ थी कि जैसे जो सेंटर है, ठीक है ना, सेंटर के पास पावर ज़्यादा है और स्टेट्स के पास जो है वहाँ पे स्टेट्स को जो है ज़्यादा पावर दी गई है और वो अपने मामलों में काफ़ी ज़्यादा ऑटोनोमस है, ठीक है ना। सिर्फ 2-4 मामले होते हैं जिनको लेकर के यूनियन का दखल रहता है, जैसे मान लीजिए फॉरेन अफेयर्स है, तो वहाँ पे किसी स्टेट का कोई लीडर नहीं आएगा, बल्कि पूरे राष्ट्र का लीडर यहाँ पर आएगा या दूसरे देश में जाएगा। फॉरेन है, करेंसी है, बैंकिंग है, ठीक है ना, और आपका डिफेंस है, इन सारे मामलों में, ठीक है। और वहाँ पे एक प्रोविजन ये भी था कि जब चाहे आप इस यूनियन से बाहर हो सकते हैं,
हालांकि कह तो दिया गया था लेकिन प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे शिकागो के लोग चाहते थे कि हम अलग हो जाएं, लेकिन वहाँ के उसके वकील, शिकागो के वकील जो थे अब्राहम लिंकन, जो बहुत लिबरल माने जाते हैं, ठीक है ना, उनके ज़माने में ये विवाद उठा था। और वो वकील यानी कि जो एडवोकेट था, लॉयर था, वो चप्पलें घिसते घिसते मर गया और उसके बाद भी केस चलता रहा, ठीक है ना। लेकिन शिकागो के लोगों को आज भी आज़ादी नहीं मिली और वो उसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ही है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप अलग हो सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन ना बची हो, क्योंकि शिकागो को लोगों का यही कहना था, उसके वकील का, कि यहाँ अभी कोई कंडीशन नहीं बची है। बट जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो हम डिसाइड करेंगे कि कंडीशन बची है या नहीं बची है, तो उसी में उनका खेल हो गया। अब हमारा इंडिया आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर के बना है। तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो एक काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। एक तो 2 राष्ट्र बन रहे थे, काफ़ी दुखद था, और उसमें भी मारकाट मची, काफ़ी दंगे फसाद हुए, काफ़ी लोग मारे गए दोनों ही तरफ के, ठीक है ना। दोनों ही तरफ के क्या मतलब, हिंदुस्तानी यानी कि आपके, पहले तो वो भारत का ही अंग थे, खैर इंसान तो इंसान है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि हमारे प्रिंसली स्टेट जो थे वो भी एक फसाद की जड़ बने हुए थे कि कौन किसके साथ जाएगा, क्योंकि उनके पास भी चॉइस थी कि आप इंडिया के साथ रहो या पाकिस्तान के साथ जाओ या अपना अलग आज़ाद रहो, ठीक है ना। तो इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स बना, तो उसमें ये था कि जैसे आपका जो यूनियन है, ठीक है, अब इंडिया में एकदम कंडीशन नहीं थी यूएसए वाली कि आप जब चाहें अलग हो सकते हैं। अगर कभी किसी ने जो है अलग होने की मांग भी की तो उसको जो है देशद्रोही ठहराया गया, और देशद्रोही ठहरा भी सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि भाई अगर कोई भी इस तरीके का आप अलायदगी नहीं कर सकते, ओके ना, आप अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पे अब देखिए, तो हम लोगों ने देख लिया है कमिंग टुगेदर टू फॉर्म फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर टू फॉर्म फेडरेशन। इंडिया किसका एग्जांपल है? होल्डिंग टुगेदर टू फॉर्म फेडरेशन, यानी कि सेंटर ने होल्ड कर रखा है सारे स्टेट्स को, ठीक है ना, और वो स्टेट किसी भी कीमत पे उनसे अलग नहीं हो सकते। जबकि कमिंग टुगेदर में ये चॉइस रहती है आने वालों को कि वो जब चाहें हार हो सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि प्रैक्टिकली कोई खेल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ही जो मान लीजिए यहाँ का नहीं वहाँ का एपेक्स कोर्ट जो है, यहाँ भारत का सुप्रीम कोर्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और काफ़ी इसके जो फैसले होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और इनको नज़ीर माना जाता है, एक मिसाल माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के यानी कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने खेल कर दिया, ठीक है ना। हाँ, ओके, इसके शिकागो के लोगों के साथ, ओके ना। चलिए अब इसमें नेक्स्ट जैसे देख लेते हैं कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि जैसे इसमें 2 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक यूनियन गवर्नमेंट होता है और जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, राज्यों की सरकारें होती हैं, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या होता है कि जैसे एक पूरे देश का एक सरकार होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे, और उसके और इसी तरीके से जो पर्टिकुलरली राज्य हैं रीजन के, उनकी भी अपनी अपनी सरकारें होंगी, ठीक है ना। अब मसला ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसी बात को लेकर के राज्य और सेंटर के आमने सामने आने, तो इसके लिए एक इलाज रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है ना। उन्होंने दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है यानी कि विवेकाधिकार है उसको फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो जो सेंटर के मामले हैं वो सेंटर देखेगा, जो यूनियन के मामले हैं, और जो स्टेट्स के मामले हैं वो स्टेट देखेगा, ठीक है ना। और उनको टैक्सेस देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो एक कलेक्शन जो है सेंटर के लिए होगा, ठीक है ना, एक हिस्सा उसका सेंटर को जाएगा और एक हिस्सा जो है वो स्टेट्स को जाएगा। जैसे कि पहले की जो हमारी कर प्रणाली थी यानी कि जो टैक्स सिस्टम था, उसमें यही था कि जमा कोई भी कर ले, बट लेकिन जिसका जो जितना शेयर है उसको दे दिया जाए, ठीक है ना, और कोई भी बेईमानी ना करे, ओके ना। और ये कि एक पूरे देश का कोर्ट रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना।
और राज्यों के भी अलग अलग कोर्ट्स रहेंगे। सारे राज्यों में नहीं है लेकिन ज़्यादातर राज्यों में कोर्ट्स हैं, तकरीबन 24 से 25 कोर्ट्स हो चुके हैं, हाई कोर्ट्स हो चुके हैं अब तक, ठीक है ना। और कुछ कोर्ट्स ऐसे भी हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले असम में कोर्ट नहीं था तो पश्चिम बंगाल का कोर्ट जो है, या असम में तो कोर्ट था लेकिन मणिपुर और मेघालय वगैरह में, तो ये सब जो थे वहीं आ जाया करते थे, असम में, गुवाहाटी में, ओके ना। इस तरीके से मुंबई वाले, गोवा में नहीं है लेकिन मुंबई का जो हाई कोर्ट है, ठीक है ना, महाराष्ट्र का, वो दोनों के लिए है। गोवा के लिए, गोवा में यानी कि गोवा का भी हाई कोर्ट है वहाँ पर, ठीक है ना, वो गोवा का भी हाई कोर्ट हो गया। इस तरीके का ये प्रोविजन है, स्टेट्स को भी अपने पावर दिए गए हैं, ओके ना। और कोई भी किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा और इनका जो है टेन्योर फिक्स रहेगा, ठीक है। इस तरीके का ये प्रोविजन है। ये लड़ाई के झगड़े को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है, ओके ना। अच्छा, अब कुछ आपके क्या होते हैं, यूनियन अफेयर्स होते हैं, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ लिख दिया है कि भाई ये आपका मामला है, आप देखोगे। और इसी तरीके से स्टेट्स लिस्ट है, राज्यों की सूची है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम आई थिंक 62 जो अफेयर थे, 67 आई थिंक, ये जो थे आपके इसमें थे, ठीक है ना, यूनियन के कब्जे में थे। और 62 जो थे स्टेट के, और 57 जो थे कॉन्करेंट लिस्ट में थे, ठीक है ना। यानी कि अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मैटर आते हैं देख लीजिए। यूनियन लिस्ट में आते हैं जैसे मान लीजिए डिफेंस है, ठीक है, रेलवे है, ठीक है। अब डिफेंस में तीनों आ जाएगा, कौन कौन, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। रेलवे, पूरा इंडियन रेलवे आपने वो सुना होगा, यूपी रेलवे नहीं सुना होगा, या बिहार रेलवे, बल्कि इंडियन रेलवे सुना। हाँ, जोन बना हुआ है, ठीक है ना। तकरीबन 16 इसके हेडक्वार्टर्स हैं, अब 17 हो गए रेलवे के, पहले 16 थे, 16, ठीक है ना, अब 17 हो गए। तो वो जोन बने हुए 17 जोन था और उनके हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे ईस्ट वाले का मान लीजिए हावड़ा में है, नॉर्थ वाले का मान लीजिए लखनऊ में है, या मुरादाबाद, नॉर्थ ईस्ट का मुरादाबाद या गोरखपुर वगैरह में। इस तरीके से सब कैटेगराइजेशन है। तो ये डिफेंस आपका रेलवे भी क्या हो गया, सेंटर का हो गया। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए फॉरेन, विदेश के मामले हैं, तो ट्रम्प आएंगे तो मोदी जी लेने के लिए जाएंगे, योगी जी नहीं जाएंगे। हाँ, योगी जी मतलब जैसे साथ दे सकते हैं, ठीक है ना। और मेनली उनकी मुलाकात जो है प्रेसिडेंट से होगी और प्राइम मिनिस्टर से होगी, ठीक है ना। या कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर चला जाए उनके स्वागत में, वो बात अलग है, लेकिन मेनली जो डील होगी इन्हीं से होगी, ओके ना, फॉरेन अफेयर। इसी तरीके से हमें कहीं दूसरे देश में कोई डीलिंग करना है तो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट, या फिर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, जो आपके एक्चुअल हेड होता है, वो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन हेड आपका प्रेसिडेंट होता है, और जो आपका जिसमें एक्चुअल पावर वेस्ट है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, वो जाएगा फॉरेन में, ओके, और डील करके आएगा, ओके। और इसी तरीके से बैंकिंग है, ठीक है ना, करेंसी है, तो ये सब जो है सेंट्रल यूनियन का है। अब स्टेट इसमें, स्टेट लिस्ट में जो है आपके कौन कौन से मामले आते हैं, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। और क्या बचा, एग्रीकल्चर हो गया, लेबर हो गया, एग्रीकल्चर, लेबर, ये सारे हो जाएंगे। कॉन्करेंट इसमें, कॉन्करेंट इसमें मान लीजिए आपका हेल्थ है, फॉरेस्ट है, इस तरीके के ये सारे इश्यूज जो हैं ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन है, ये सब जो है आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। तो यानी, और मान लीजिए अगर कोई झगड़ा होता है कॉन्करेंट, अब ये तो इनके अपने खुद के मामले हो गए। यूनियन लिस्ट में यूनियन का दखल रहेगा और स्टेट वाले में स्टेट करेगा, उसमें कोई एक दूसरे के मामले में नहीं बोल सकता। लेकिन कॉन्करेंट में हो सकता है क्योंकि दोनों का कॉमन मामला है, कोई भी इस पर कानून बना सकता है। अगर कोई झगड़ा रहेगा तो जो फेवर, तो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और वहाँ पे जो भी फैसला होगा उसको मानना रहेगा, जिसके फेवर में भी जाएगा, ओके ना। ये बात अच्छी होती है कि कोर्ट के फैसले को लास्ट मान करके आपको, चाहे आपके फेवर में आए या अगेंस्ट में, आप मानिए उसको, तभी झगड़े के अंत हो सकते हैं, नहीं तो फिर जो है झगड़े चलते रहेंगे, ओके।
अब कौन कर, और दूसरा ये कि जैसे क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है अगर देखा जाए, ठीक है ना, एट लास्ट में उसी के फेवर में जाता है और वो डोमिनेंट भी हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, इसीलिए। और पहले जो है क्षेत्रीय हित नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र का हित देखा जाता है, ओके ना, नेशनल इंटरेस्ट, ओके। तो ये आपकी कॉन्फिडेंस लिस्ट हो गई, और इसको थोड़ा सा आप डिटेल में जाके पढ़िएगा और फेडरेशन के टाइप पढ़ लीजिएगा। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, तो जैसे होल्डिंग टुगेदर में कौन कौन है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, स्पेन है, और ये जो आपके कमिंग टुगेदर वाले हैं उसमें इंडिया है और बेल्जियम है और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे देख लीजिएगा आप लोग। अब आपका मामला आते हैं, तो लिस्ट हो गई। अब दिक्कत ये आती है कि जैसे कुछ मामले उस आज़ादी के समय पे नहीं थे, जिस सिस्टम संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, उस वक्त वो सारी चीज़ें थी नहीं, जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी थी, यानी कि कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, आईटी, ये सब नहीं था उस टाइम में। तो वो रेजिडुअल मैटर्स में आ जाएंगे, और रेजिडुअल मैटर में वो मामला भी किसके पास जाता है, वो भी सेंटर के फेवर में जाता है। वो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अगर कोई रेजिडुअल मैटर आता है तो रेजिडुअल अफेयर में वो किसके फेवर में जाएगा, रेजिडुअरी अफेयर जो है वो आपके यूनियन के फेवर में जाएंगे, यानी कि यूनियन ही उन पर कानून बना सकता है, ओके, समझ में। अब इसके अलावा भी एक ये आते हैं कि जैसे यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो सेंटर का ही होता है, यूनियन का होता है, ठीक है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि दिल्ली में जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है ना। वहाँ पे जो हमारी केजरीवाल वाली गवर्नमेंट है, यानी कि आम आदमी, हमारी मतलब जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का मैं सपोर्टर हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, मुझे अपना पढ़ाना है और अपना काम करना है। तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है केजरीवाल वाली, उसका लॉ एंड ऑर्डर पर उसका कंट्रोल नहीं है। हाँ ये है कि जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर में उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाता है, आप लोग थोड़ा लॉ डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, उससे कंसर्न किया जाता है, उससे सहमति ली जाती है इसी मामले पे, ओके। तो ये रेजिडुअरी मैटर भी हो गया। अब यूनियन टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका किसके कंट्रोल में है, या यूनियन के कंट्रोल में है, ओके। और फिर दूसरी एक बात ये थी कि कुछ आपके स्पेशल स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का पहले वहाँ पे अपना उनका खुद का संविधान था उनके, और पूरे इंडिया का जो कानून था वो वहाँ पे लागू नहीं होता था, ठीक है ना। और नागालैंड में जैसे 371, मेघालय वगैरह में है, नागालैंड में सॉरी, मेघालय में नहीं, 371A धारा लगी हुई है आज भी। 370 ये तो अभी 5 अगस्त 2018 में आई थिंक जो है, या 19 में अभी हमारे गृह मंत्री जी ने इसको जो है एबोलिश किया है, ठीक है ना, प्रोरोगेट किया है, यानी कि समाप्त कर दिया इसको, ओके। लेकिन इसमें क्या था कि कश्मीर को स्पेशल राइट्स मिला हुआ था, ठीक है, सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और इसी तरीके से बैंकिंग वाले जो सिर्फ कानून थे वो वहाँ पे एप्लीकेबल थे, जो कि यूनियन से पास होते थे और वो वहाँ पे एप्लीकेबल होते। उसके अलावा जो भी कानून होता था वो वहाँ की असेंबली में रहता था, अगर असेंबली ने पास कर दिया तो वो कानून वहाँ पे मान लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसे वहाँ पे जो सरकारें थी तो वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर अभी आजकल जो बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ की जो पहले सरकारें थी वो यूनियन के बनाए हुए कानून, चाहे आइदर बाई कांग्रेस और आइदर बाई बीजेपी और आइदर एनी गवर्नमेंट कोएलिशन वाली, वो वहाँ पे ज़्यादातर यानी उनको वो नकार दिया करते थे। अदर जो मैटर थे जो उनकी अपनी चॉइस के ऊपर थे कि असेंबली से पास करना है कि नहीं करना है, तो ये सारी दिक्कत आ रही थी। तो इसको देखते हुए जो है 370 उन्होंने जो धारा थी वो हटा दिया। और इसके पीछे बहुत पूरी कहानी, पूरी पृष्ठभूमि है, उसको पढ़िएगा आप लोग तो पता चलेगा कि 370 क्या थी और क्यों लगाई गई थी और क्या ज़रूरत थी, कब उसको हटाना था, टेम्परेरी थी, परमानेंट थी, क्या था, तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आज उसके खिलाफ नहीं रहूँ, कभी कहें तो मैं 370 पे भी वीडियो बना दूंगा, ओके ना। और फिर ये था कि जैसे लैंग्वेजेस का मसला था, तो गांधी जी अपनी स्पीच में कहा करते थे देश आज़ाद हो जाएगा तो हम राज्यों का गठन जो करेंगे वो भाषाओं के आधार पर करेंगे। वो जैसे होता ही है, विपक्ष अपनी बात रखते हैं, तो गांधी जी उस वक्त विपक्ष में थे, यानी कि कांग्रेस विपक्ष में थी और सत्ता में कौन था, ये अंग्रेज सरकार थी। तो वो कहा करते थे कि चुनावी वादे के तौर पे या जनता को लुभाने के लिए
और ऐसे कहा भी जाता है और कोई बुराई भी नहीं है इसमें। आप कह सकते हैं अपने तरीके से जनता को लुभा सकते हैं, अपने मैनिफेस्टो सजा के और जमा करके पेश कर सकते हैं, बड़ी बढ़िया स्पीचेस दे सकते हैं, पब्लिक को अपने फेवर में कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी कोशिश ऐसी करूँगा कि बच्चों तक मैं अपनी बात पहुँचाऊँ ताकि वो मुझे देखें, मुझे सुने, मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है ना, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, चाहे वो गांधी जी करें या मोदी जी करें या योगी जी करें या कोई भी सपा के, कांग्रेस के राहुल गांधी, कुछ भी कोई भी करे, कोई मैटर नहीं है, इशू नहीं है। तो पहले गांधी जी ने कहा था कि जो देश आज़ाद होगा तो हम राज्यों का गठन जो है कैसे करेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एज पर द लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है ना, लिंग्विस्टिक बेसिस बोलेंगे तो भाषाओं के आधार पर, भाषा के आधार पर गठन करना था। तो इसीलिए आपके महाराष्ट्र और गुजरात बाद में बने, क्योंकि ये पहले एक ही मुंबई में आया करते थे, बम्बई एक राज्य हुआ करता था अंग्रेजों के ज़माने में। ठीक है ना, बंगाल का भी विभाजन हुआ। ठीक है ना, आपका उड़ीसा बना और इस तरीके से असम बना, इस तरीके से। और इस एक सबसे पहले एक वही, खैर ये तो अंग्रेजों के ज़माने में बन गए थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है ना, लेकिन जो आपका एक सबसे पहला जो राज्य बना है भाषा के आधार पर वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, वहाँ पे तमिल बोली जाती थी, सॉरी तेलुगु, तमिलनाडु से अलग हुआ था, तमिलनाडु से नहीं बल्कि अलग हुआ था ये किससे, जो आपका मद्रास नाम का जो एक स्टेट हुआ करता, आज एक मद्रास नाम का शहर हुआ करता था, बाद में वो आपका जो है कोचिन, कौन सा है, क्या नाम है उसको, चेन्नई, हाँ चेन्नई नाम का जो है आपका शहर बना बाद में। तो मद्रास पहले एक अंग्रेज ज़माने में राज हुआ करता था, तो मद्रास में आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होता था। तो सबसे पहला राज बनने वाला सबसे पहला राज कौन सा बना था, ये बना था आपका आंध्र प्रदेश। और फजल अली की लीडरशिप आई थिंक 1956 या 1953 में जो है फजल अली कमीशन गठित हुआ था। फजल अली इसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने जो है रिकमेंडेशन दिए थे कि कैसे कैसे जो है राज्यों का गठन करना है। तो ये सारी बातें हैं इसमें, और इसमें बहुत सारे पॉइंट आपके रह भी गए, मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया है। तो आप लोग तो जो है इसको देखिए, अगर आपको कोई डाउट रहे तो मुझे बताइएगा कौन सा पॉइंट पे मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस देना है, तो मैं उसको जो हूँ अलग से एक वीडियो बना करके कौन कौन से पॉइंट जो भी हैं आपके कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, तो मैं उसको जो है वीडियो बना के आपके सामने अवेलेबल करा दूँ। और बहुत टाइम से हम लोग को ब्रेक हो गया था, ब्रेकअप नहीं हुआ था, ठीक है ना, ब्रेक हो गया था। तो अब चलिए अगर मान ली ब्रेकअप हुआ भी था तो फिर पैचअप कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, ये लीजिए मेरी तरफ से, सॉरी फ्लावर नहीं मार्कर है, ये ले लीजिए। तो हम लोग फिर से आ गए आमने सामने, और हम आगे भी ऐसे आपके सहयोग से आप तक बात पहुंचाते रहेंगे, ठीक है ना। आप भी कोऑपरेशन कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।